हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, अब आगे अपन बात कर रहे थे लास्ट टाइम हमने रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था ना। अब आगे अपन बात करेंगे किसके बारे में? उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। ये उत्सर्जन तंत्र है, उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्सर्जन क्या है, फिर पढ़ेंगे हम उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से होते हैं या उनको उत्सर्जित करने वाले अंग कौन कौन से होते हैं, और फिर उससे आगे बात करेंगे अपन मानव में उत्सर्जन तंत्र अलग से कौन सा है वो, उसके सभी अंगों का वर्णन करेंगे। उसके बाद मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के उपरांत अपोहन पढ़ेंगे, कृत्रिम वृक्क या किडनी फेल हो जाए उस कंडीशन में। ठीक है, फिर लास्ट में अपन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ रोग पढ़ेंगे जैसे किडनी की पथरी। ठीक है, 2 या 3 क्लास का मैटर है, तो बी अटेंशन, बी केयरफुल। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। हाँ, तो शुरू करते हैं अपन उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले अपन को जानना है उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले अपन को जानना है उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन किसे कहते हैं बताइए? उत्सर्जन क्या है, बता सकते हो क्या? उत्सर्जन क्या है? टेल मी। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ है, हमारे शरीर में जो अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ है, गौर करना, अनयूजफुल, अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ, अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ। ठीक है, हमारे शरीर में अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। हानिकारक पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। गॉट इट? हाँ, हमारे शरीर में जो हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उनका क्या कर दीजिए? उत्सर्जन कर दीजिए, यानी उन्हें शरीर से निष्कासित कर दीजिए। और वो निष्कासित करने की प्रक्रिया है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग, ध्यान देना इस बात पर, हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग, समझ रहे हो ना? हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग कई प्रकार के हैं, यानी कई अंग है ना वो उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। कई अंग है वो किसके रूप में कार्य करते हैं? उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग हैं, वो उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर बात करते हैं अपन, फेफड़े। नंबर 1 पे क्या है दोस्तों? फेफड़े, लंग्स बोलते हैं ना। ये किसका उत्सर्जन करते हैं? CO2 का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? CO2 का उत्सर्जन करते हैं। क्लियर है बात? CO2 का उत्सर्जन करते हैं, याद रह जाएगा ना। अब 2 नंबर पे अपन बात करते हैं, 1 नंबर पे फेफड़े हो गए, 2 नंबर पे अपन बात करते हैं किसके बारे में बताइए? गुदानाल की बात कर लेता हूँ। 2 नंबर पे मैं किसकी बात कर देता हूँ? गुदानाल या रेक्टम, गुदानाल या रेक्टम की बात करता हूँ। ठीक है, तो गुदानाल है वो भोजन के अपशिष्ट भाग का, भोजन के अपशिष्ट भाग का उत्सर्जन करती है। भोजन के अपशिष्ट भाग का उत्सर्जन करती है। गुदानाल है वो भोजन के अपशिष्ट भाग का उत्सर्जन करती है। जो भोजन का अपचित भाग होता है ना, जिसका पाचन नहीं हो पाता, उसे निष्कासित कौन करेगी? गुदानाल करेगी। ठीक है, और ये अपशिष्ट भाग मलाशय में स्टोर होता है, और मलाशय का अंतिम भाग जो गुदानाल के रूप में कार्य करता है, वो क्या करता है? इसका समय समय पर उत्सर्जन कर देता है। समय समय पर क्या कर देता है? इसका उत्सर्जन कर देता है। 3 नंबर पे अपन बात करें तो तीसरा होता है दोस्तों लीवर। तीसरा क्या है दोस्तों? लीवर। समझ गए? लीवर है ना वो एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है दोस्तों। लीवर है ना वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, गौर करना इस बात पर। ठीक है, तो लीवर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं लीवर उत्सर्जन करता है एथेनॉल का। एथेनॉल समझ रहे हो ना? दारू, हाँ दारू, शराब। एथेनॉल का उत्सर्जन कौन करता है? लीवर करता है। एथेनॉल का उत्सर्जन कौन करता है? लीवर करता है। ठीक है, याद रह जाएगा ना? हाँ, अब जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं ना, जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं उनका लीवर डैमेज हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, मोटा लीवर हो जाता है। ठीक है, या ज्यादा घी खाने से भी लीवर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, हमारे कैमरामैन मिंटू की तरह। ठीक है, हाँ, तो ये एथेनॉल है, इसका उत्सर्जन कौन करेगा? लीवर करेगा। ठीक है,
दवाओं का उत्सर्जन कौन करता है? लीवर करता है। दवाओं का उत्सर्जन कौन करता है? लीवर करता है। जो ड्रग्स होते हैं ना, ड्रग्स यानी दवा, ड्रग्स बोल देता हूं मैं, ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब आप वो मत समझ लेना हीरोइन है, स्मैक, चरस, वो ड्रग्स नहीं होते। ड्रग्स का मतलब वे दवाएं होती है जो नशे के रूप में प्रयुक्त होती हैं। समझ गए ना? कोरेक्स जानते हो ना, वो भी एक प्रकार का ड्रग्स है। कोरेक्स है ना, वो भी एक प्रकार का क्या है? ड्रग्स है। क्लियर है? दवाएं हैं जो नशीले पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ड्रग्स बोलते हैं। इसीलिए आपने मेडिकल स्टोर के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि राजस्थान ड्रग्स एजेंसी या भारत ड्रग एजेंसी, इस प्रकार से नाम होता है इन मेडिकल स्टोर का या इनका। ठीक है, दवाओं का उत्सर्जन करती है। उसके बाद अपन बात करें एथेनॉल का हो गया, दवाओं का हो गया। उसके बाद अपन बात करें बिलीरुबिन। बिलीरुबिन ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा था ना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन आदि का उत्सर्जन कौन करता है? लीवर करता है। आदि का उत्सर्जन कौन करता है? लीवर करता है। एथेनॉल का, दवाओं का, बिलीरुबिन का, बिलीवर्डिन का आदि का उत्सर्जन कौन करेगा दोस्तों? लीवर करेगा। क्लियर है? अब देखो आगे 4 नंबर पे बात करते हैं दोस्तों। हाँ, 4 नंबर पे अपन बात करते हैं त्वचा की। 4 नंबर पे किसकी बात करते हैं? त्वचा की बात करते हैं। ठीक है, त्वचा की बात करते हैं। देखिए त्वचा किस किस पदार्थों का, किन किन पदार्थों का उत्सर्जन करती है? देखिए त्वचा है ना, वो 2 प्रकार के पदार्थों का उत्सर्जन करती है। ठीक है, त्वचा है वो 2 प्रकार के पदार्थों का उत्सर्जन करती है। ठीक है, नंबर 1 है, नंबर 1 पसीना। नंबर 1 क्या है दोस्तों? पसीना। और नंबर 2 है दोस्तों स्वेद। नंबर 1 है पसीना और नंबर 2 है दोस्तों स्वेद। नंबर 1 पसीना है दोस्तों और नंबर 2 क्या है? स्वेद है। गॉट इट? अब देखो पसीने के साथ है ना लवणों, लवणों का उत्सर्जन होता है। पसीने के साथ किसका उत्सर्जन होता है दोस्तों? लवणों का उत्सर्जन होता है, जैसे NaCl, जैसे NaCl। ठीक है, हाँ, लवणों का उत्सर्जन होता है। अब उसके बाद अपन बात करें स्वेद के रूप में ना, स्वेद के रूप में सीबम। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, सीबम, हाइड्रोकार्बन या अपन ये बोलते हैं तेल आदि का उत्सर्जन होता है। आदि का उत्सर्जन होता है। सीबम जानते हो क्या? सीबम या स्वेद। गर्मियों में एक समस्या उत्पन्न होती है, जो अपने हाथ के ये जोड़ नहीं होते क्या, यहाँ पर अगर आप कई देर तक इस प्रकार से रगड़ोगे तो कुछ प्रकार बत्ती जैसी संरचनाएं उतरने लगती है ना, जिसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मेल की बत्ती। ठीक है, अगर वो ज्यादा उतरने लगे तो घर वाले क्या बोलते हैं? अरे छोरा ना ले, मेल की बत्ती जम रही है। ठीक है, हाँ, तो वो मेल है ना, हकीकत में वो बत्तियां वो किसकी होती है? हाइड्रोकार्बन यानी तेलीय पदार्थ या अवश्य पदार्थों की होती है, जिसमें मुख्य पदार्थ कौन सा है दोस्तों? सीबम है। जिसमें मुख्य पदार्थ कौन सा है दोस्तों? सीबम। ठीक है, तो ये इसका उत्सर्जन कौन करती है? त्वचा करती है। इनका उत्सर्जन कौन करती है दोस्तों? त्वचा करती है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। अब देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब आगे अपन बात करते हैं किसकी? आगे अपन बात करते हैं शरीर का उत्सर्जन तंत्र। शरीर का उत्सर्जन तंत्र, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि उत्सर्जन तंत्र है उसकी एक अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी, किस लिए अलग से उत्सर्जन तंत्र है, उसकी शरीर में व्यवस्था है क्या? क्या अपन ये बोल सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र का कार्य है वो इनमें से किसी का कार्य है क्या? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्सर्जन तंत्र है ना, वो यूरिया का उत्सर्जन करता है और स्वेद के साथ, इस यूरिया के साथ, पसीने के साथ थोड़ी सी यूरिया का भी उत्सर्जन होता है। पसीने के साथ थोड़ी सी यूरिया का उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, तो त्वचा है ना, वो यूरिया का भी उत्सर्जन करती है दोस्तों। ठीक है, त्वचा है वो किसका उत्सर्जन करती है दोस्तों? यूरिया का उत्सर्जन करती है। गॉट इट? अब देखो आगे, तो ये तो दोस्तों उत्सर्जी अंग थे। अब बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो क्या समझना है। हमारा शरीर है, उसका निर्माण कोशिकाएं करती है ना, हमारे शरीर का निर्माण करती है कोशिका। गॉट इट? और कोशिकाओं के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब प्रोटीन जब डेवलप होता है
याद कीजिए, प्रोटीन जब डेवलप होता है तो आवश्यक रूप से किस तत्वों की आवश्यकता होती है दोस्तों? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यानी प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक रूप से किसकी आवश्यकता होगी? नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर जब शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है या प्रोटीन से जब शरीर का निर्माण होता है तो उस कंडीशन में होने वाला जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उपापचय चक्र है, उपापचय समझ रहे हो ना, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है या उपापचय प्रक्रिया है, उस कंडीशन में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है दोस्तों। गॉट इट? समझ रहे हो बात को? हाँ, क्या बोला है मैंने कि जब शरीर में मेटाबॉलिज्म या उपापचय होता है उस कंडीशन में शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, वो अत्यंत हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? वो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। अभी तक हमने जितने उत्सर्जी पदार्थ पढ़े थे, जितने हानिकारक पदार्थ पढ़े थे, उन सब में से सबसे ज्यादा हानिकारक कौन है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। इसलिए इनका शरीर से तुरंत ही निष्कासन हो जाना आवश्यक हो जाता है। समझ रहे हो बात को? दोबारा सुनो कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो शरीर के लिए बेहद हानिकारक होते हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए इनका शरीर से तुरंत ही निदान आवश्यक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसका तुरंत निदान करने के लिए, ठीक है, इन्हें तुरंत शरीर से निष्कासित करने के लिए हमारे शरीर में एक अलग से व्यवस्था पाई जाती है। हमारे शरीर में एक अलग से व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, उस व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं दोस्तों। समझ गए ना? यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का उत्सर्जन करने वाले अंग सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। गॉट इट? समझ रहे हो ना बात को? हाँ, अब देखो आगे। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो बेहद हानिकारक होते हैं, जिनके उत्सर्जन के लिए हमारे शरीर में अलग से व्यवस्था पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। आगे देखिए, अब मैं बात करता हूं नाइट्रोजन, गौर करना इस बात पे, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों की। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों की बात कर रहा हूं मैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट कौन कौन से हैं वो देखो। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यानी नाइट्रोजन से बनने वाले हानिकारक पदार्थ है, वो कौन कौन से हैं वो देखो। अक्सर क्वेश्चन उठते हैं यहां से दोस्तों, गौर करना है इस बात पर। ठीक है, तो नंबर 1 पे है दोस्तों अमोनिया। नंबर 1 पे क्या है दोस्तों? अमोनिया, NH3। नंबर 1 पे क्या है दोस्तों? अमोनिया, NH3। ठीक है, तो सुनिए, अमोनिया एक गैस है, आपको पता होगा। अमोनिया एक प्रकार की क्या है? गैस है। तो सबसे सरलतम रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है वो क्या है? अमोनिया है। क्लियर है? अब जिन जीवों में अमोनिया का उत्सर्जन होता है ना, जिन जीवों में अमोनिया का उत्सर्जन होता है, गौर करना दोस्तों इस बात पे, उत्सर्जन होता है, उन जीवों को अपन अमोनियोटेलिक, अमोनियो, गौर करना, अमोनियोटेलिक या अमोनियोत्सर्गी बोलते हैं, या अमोनियोत्सर्गी अमोनियोटेलिक या अमोनियोत्सर्गी बोलते हैं दोस्तों। अमोनियोटेलिक या अमोनियोत्सर्गी बोलते हैं। गॉट इट? समझ रहे हो ना बात को? ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये जो अमोनियोटेलिक है इसका मतलब क्या है? देखो कि ये जीव है वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब आपको ये ध्यान में ये रखना है, अमोनिया के उत्सर्जन हेतु, अमोनिया के उत्सर्जन हेतु अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया के उत्सर्जन हेतु बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो अमोनियोटेलिक कौन कौन से जीव होते हैं? एस्थिल मछलियां,
समझ रहे हो? अस्थिर मछलियां यानी जलीय मछलियां हो गई। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन जलीय कीट, जलीय कीट। फिर उसके बाद बात की जाए उभयचर, उसके बाद बात की जाए उभयचर। ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? अमोनियोटेलिक होते हैं। अमोनियोटेलिक का मतलब समझ रहे हो ना? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। 2 नंबर पे बात करते हैं अपन यूरियोटेलिक दोस्तों। 2 नंबर पे किसकी बात करते हैं? यूरियोटेलिक। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं यूरिया। किसकी बात करते हैं? यूरिया। ठीक है, तो यूरिया का सामान्य सूत्र बताइए पहले तो मुझे। यूरिया का सामान्य सूत्र कई बार छोटे छोटे कंपटीशनों में पूछा गया है। यूरिया का सामान्य सूत्र बताओ। NH2CO और NH2, NH2CO NH2, NH2CO NH2, ये क्या होती है? यूरिया होती है। अब जिन जीवों में यूरिया का उत्सर्जन होता है उन्हें यूरियोटेलिक बोलते हैं भाइयों। दोस्तों क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। गौर करना इस बात पर, क्या बोलते हैं उन्हें? यूरियोटेलिक या यूरियोसर्गी। क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक या यूरियोसर्गी। यानी जिन जीवों में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का उत्सर्जन यूरिया के रूप में होता है उन्हें यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, और यूरिया के उत्सर्जन में एक बात और बता दूं आपको कि यूरिया है ना, वो अमोनिया से कम हानिकारक है। यूरिया अमोनिया से क्या है? कम हानिकारक है। यूरिया है वो अमोनिया से कम हानिकारक है। समझ रहे हो बात को ना? कम हानिकारक है, इसलिए इसे शरीर में कुछ समय तक रोक सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे शरीर में कुछ समय तक रोक सकते हैं। शरीर में रोक सकते हैं कुछ समय तक, कुछ समय तक, कुछ समय तक इसे शरीर में रोका जा सकता है। क्लियर है ना बात दोस्तों? अब सुनो आगे। अब ये जो यूरिया है, ये यूरिया इसे कुछ समय तक रोक सकते हैं, यूरियोटेलिक बता दिया। अब बात करते हैं यूरियोसर्गी जीव कौन से हैं? यूरियोसर्गी जीव कौन से हैं? इनके उदाहरणों की बात करते हैं। देखो, इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। बात कर सकते हैं कशेरुकीय प्राणी। कशेरुकीय प्राणी, कशेरुकीय प्राणी है ना, जैसे मानव, ठीक है, कुत्ता, गाय, बिल्ली, बकरी, ये सब। ठीक है, कशेरुकीय प्राणी। अब आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल ध्यान रखना है मेंढक। मेंढक है ना, वो उभयचर होते हुए भी, मेंढक है वो उभयचर होते हुए भी यूरियोटेलिक होता है दोस्तों। मेंढक है ना, वो उभयचर होते हुए भी क्या होता है? यूरियोटेलिक होता है। अब देखो, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है दोस्तों? मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेंढक का लार्वा कहलाता है टेडपोल। क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है ना। हाँ, मेंढक का लार्वा विकसित अवस्था में क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है। और टेडपोल है ना, वो अमोनियोटेलिक होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उभयचर के साथ टेडपोल। तो टेडपोल क्या होता है? अमोनियोटेलिक होता है। ये मछली के समान संरचना होती है जो जल में स्वतंत्र रूप से इधर से उधर गति करती रहती है, फिर विकसित होकर क्या बनता है? मेंढक बनता है। ठीक है, तो ये जो टेडपोल है वो क्या होता है? यूरियोसर्गी होता है या यूरियोटेलिक होता है। क्लियर है भैया? अब देखो आगे। अब आगे अपन बात करते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे आएगा यूरिकोटेलिक। चलो एक बात और बताओ पहले, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? इसे बता चुका हूं मैं आपको एक बार। यूरिया का निर्माण, तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है दोस्तों। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। यूरिया कहाँ डेवलप होती है? लीवर में डेवलप होती है। ठीक है, अब देखो आगे। अब आगे बात करें, ये जो यूरिया है, इस यूरिया का निस्यंदन यानी यूरिया को छानने का कार्य कौन करती है? किडनी करती है। यूरिया को छानने का कार्य कौन करती है? किडनी करती है। क्लियर है ना? यूरिया का निर्माण है वो तो लीवर में होगा, और यूरिया का निस्यंदन है वो कहाँ होगा? किडनी में होगा। कहाँ होगा वो? किडनी में होगा। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अपन आगे।
देखो आगे अपन बात करते हैं 3 नंबर पे यूरिक अम्ल। 3 नंबर पे क्या है दोस्तों? यूरिक अम्ल। दो बचे हैं हमें नंबर 3 पे, एक तो यूरिक अम्ल और नंबर 4 पे बचा है दोस्तों एमिनो अम्ल। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से तो 3 होते हैं यूरिक अम्ल तक, लेकिन कई बार एमिनो अम्ल और पूछ लिया जाता है। बहुत कम चांस है लेकिन पूछ लिया जाता है। तो अपन बात डिटेल से कर रहे हैं इसलिए सबकी बात करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाए रखिए, बोर मत होइए, थोड़ा सा आपको उद्यमी रहना होगा। हाँ ठीक है पूरा वीडियो देखिए, कोई इंपॉर्टेंट बात है वो छूट सकती है, कोई एक बात है ना वो जिंदगी बदल सकती है। बोलते हैं ना कि एक क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता, भाई एक क्वेश्चन से तो बहुत अटके पड़े हैं। ठीक है, कोई एक ऐसी बात जो यहाँ पर छूट जाए और वही कंपटीशन में आ जाए तो गड़बड़ हो सकती है। आपने सुना होगा तो नहीं सुना हो तो बता दूं, ये हकीकत में क्या होता है, जो प्रश्न हम छोड़ देते हैं ना, जिस प्रश्न को हम याद नहीं करते, जिस प्रश्न को हम छोड़ते हैं कि ये क्या हो सकता है या हल्के में लेकर पढ़ते हैं, वही प्रश्न है ना अक्सर पेपर में आता है, गौर करके देख लेना। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को आप है ना गौर में रखिए और पढ़ते रहिए। हाँ, यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल के रूप में यूरिक अम्ल कई प्रकार के होते हैं, इसलिए मैं सीधा बता देता हूँ कि जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं ना उन्हें यूरिकोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूरिकोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा नाम यूरिकोत्सर्गी। यूरिकोत्सर्गी क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? यूरिकोत्सर्गी। ठीक है, अब देखो आगे यूरिक अम्ल है ना, इसके उत्सर्जन के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए रेगिस्तानी छिपकलियां, रेगिस्तानी छिपकली लिजार्ड, ठीक है, मटकली नहीं छिपकली, हाँ रेगिस्तानी छिपकली या फिर अपन बोलते हैं पक्षी। ठीक है, और कुछ अन्य रेगिस्तानी जीव एवं कुछ अन्य रेगिस्तानी जीव। ठीक है ना, हाँ छोटे अन्य रेगिस्तानी जीव है ना वो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब देखो, अब ये जो यूरिक अम्ल है ना इसका उत्सर्जन छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में होता है, छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में होता है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, कि ये जो उत्सर्जन ये यूरिक अम्ल, ये जो यूरिक अम्ल उत्सर्जन हो रहा है ना इसका उत्सर्जन छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में होता है, और ये जो छोटी छोटी गोलिकाएं होती है ना इन्हें बोलते हैं अपने बीट। क्या बोलते हैं? बीट। जैसे बोलते हैं ना पक्षियों की बीट। ठीक है, अब पक्षियों की बीट को अगर आपने कभी गौर से देखा होगा तो ठीक है, तो उसमें एक तो भूरे रंग का पदार्थ होता है और दूसरा होता है सफेद रंग का पदार्थ। समझ रहे हो ना? हाँ, एक होता है भूरे रंग का पदार्थ और एक होता है सफेद रंग का पदार्थ। अब जो सफेद रंग का पदार्थ होता है ना दोस्तों, बीट का जो सफेद भाग है वो क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है दोस्तों। ठीक है, बीट का जो सफेद भाग है वो क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। बीट का जो सफेद भाग है उसे क्या बोलते हैं अपन? यूरिक अम्ल बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो अभी भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे ये यूरिक अम्ल हो गए। अब आगे अपन बात करें, अब चलो एक इंपॉर्टेंट बात बताइए, पक्षियों की बीट है, पक्षियों की जो बीट है वो उनका मल होती है या मूत्र होता है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का उत्सर्जन अक्सर मूत्र के रूप में होता है। जो पक्षियों की बीट होती है वो उनका मल होता है या मूत्र होता है? बताओ भाई, पक्षियों की जो बीट होती है ना वो उनका मल होता है या मूत्र होता है? कमेंट में बता दीजिए। हाँ, वेट कर लेता हूँ 10 सेकंड, कोई बड़ी बात नहीं है, बताइए मल होता है या मूत्र? ऑप्शन दो ही है, मल या मूत्र, मल या मूत्र। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो पक्षियों की बीट होती है ना वो उनका मल व मूत्र दोनों होते हैं, मल व मूत्र दोनों होते हैं। गॉट इट? हाँ, याद रह जाएगा ना? हाँ,
पक्षियों का जो बीट होती है वो उनका मल भी होता है और मूत्र भी होता है, दोनों पदार्थ होते हैं। ओके हाँ, अब देखो आगे। अब लास्ट है एमिनो अम्ल। 4 नंबर पे क्या है दोस्तों? एमिनो अम्ल है। 4 नंबर पे क्या है? एमिनो अम्ल। ये जो एमिनो अम्ल है, 4 नंबर पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? एमिनो अम्ल की बात कर रहे हैं। एमिनो अम्ल, जो एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करे गए उन्हें अपन बोलेंगे एमिनोटेलिक। क्या बोलेंगे? एमिनोटेलिक। वे जीव जो एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के रूप में, उन्हें एमिनोटेलिक बोलते हैं या एमिनोत्सर्गी। एमिनोत्सर्गी क्या बोलते हैं दोस्तों? एमिनोत्सर्गी बोलते हैं। गॉट इट? क्या बोलेंगे इसे? एमिनोत्सर्गी बोलेंगे। अब देखो आगे। अब जो एमिनोटेलिक होते हैं ना, उनमें एक संघ आता है दोस्तों, ठीक है? कौन सा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा एनिमेलिया किंगडम है ना, उसका एक संघ है छोटा सा इकाइनोडर्मेटा। जो ये इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है ना वो एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है? और इकाइनोडर्मेटा में कौन आता है दोस्तों? नंबर 1 पे आती है स्टारफिश, जिसे बोलते हैं अपन तारा मछली। क्या बोलते हैं? तारा मछली। नंबर 1 पे आती है दोस्तों स्टारफिश, जिसे क्या बोलते हैं? तारा मछली, ठीक है? उसके अलावा एक आता है अर्चिन। क्या होता है? एक है अर्चिन, ठीक है? और एक होता है समुद्री खीरा। क्या होता है? समुद्री खीरा। खीरा वो नहीं सैलेड वाला, ये समुद्र के अंदर पाया जाता है जीव है ये समुद्री खीरा। इसके शरीर पर ना कांटे होते हैं। इसी प्रकार समुद्री अर्चिन है ना, वो अपने वो नहीं होता है सुई, जानते हो ना, जिसे अपन लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? झाव। सुई या झाव अलग अलग होते हैं वैसे तो। झाव जानते हो ना? झाव, हाँ, उसके शरीर पर कांटे नहीं होते क्या? हाँ, ठीक उसी प्रकार इस अर्चिन के शरीर पर भी ये गोलाकार होता है और कांटे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है? और ये समुद्री खीरा है ना, वो खीरे की तरह होता है, हरे रंग का होगा और इसके ऊपर भी क्या होते हैं? कांटे होते हैं। वैसे इसकी कई प्रजातियां होती है अलग अलग रंगों की, लाल रंग का भी पाया जाता है, हल्के गुलाबी रंग का भी पाया जाता है, ठीक है? जिसे आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है? तो इसी के साथ पूरा होता है क्या? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के प्रकार और उनके आधार पर जीवों के प्रकार। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के प्रकार एवं उनके आधार पर जीवों के प्रकार। आगे बात करें। अब बात करते हैं अपन मानव में उत्सर्जन की। अब अपन किसकी बात करते हैं? मानव में उत्सर्जन की, ठीक है? तो मानव में उत्सर्जन देखिए। देखो मानव में उत्सर्जन, मानव, ठीक है? मानव में उत्सर्जन, तो देखो मानव उत्सर्जन तंत्र है ना, मानव उत्सर्जन तंत्र, जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मानव एक प्रकार का क्या है? यूरियोटेलिक प्राणी है, जो यूरिया का उत्सर्जन करता है। और यूरिया डेवलप कहाँ होती है? लीवर में डेवलप होती है, जिसका निषेधन कहाँ होगा? किडनी में, ठीक है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? किडनी। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? किडनी। देखिए ये क्या होती है? दो मानव में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। मानव में कितनी जोड़ी किडनी पाई जाती है? एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, ठीक है? अब ये जो किडनी का जो भीतरी भाग है ना, वो थोड़ा दबा हुआ होता है, जिसे आप बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। अब इस हाइलम से होकर ही, अब इस हाइलम से होकर ही जो वाहिकाएं हैं वो किडनी के अंदर प्रवेश करती है। इस हाइलम से होकर ही जो वाहिकाएं हैं ना, वो किसके अंदर प्रवेश करती है? किडनी के अंदर प्रवेश करती है। और दूसरी बात बता दूं, किडनी को सप्लाई करने वाली सारी की सारी नर्व सेल, ब्लड रक्त वाहिकाएं, वो सारी की सारी किससे प्रवेश करती है दोस्तों? हाइलम से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? हाइलम से प्रवेश करती है। गॉट इट? अब सुनिए, अब यहीं से निकलती है मूत्र वाहिनी दोस्तों। यहीं से क्या निकलती है? मूत्र वाहिनी। यहां से ही मूत्र वाहिनी निकलती है।
हाँ थोड़ी ड्राइंग बेस्ट नहीं है लेकिन काम चला हुआ है, बढ़िया है। ठीक है हाँ, या और अच्छा बनाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये होता है मानव उत्सर्जन तंत्र। ये क्या होता है? मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब ये जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसके विभिन्न भागों की अपन बात कर लेते हैं, इसके नोमेनिकल्चर की बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से भाग हैं वो देखिए। ये होता है वृक्क, या इसे क्या बोलते हैं अपन? किडनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? वृक्क या किडनी। अब इस साइड में जो थोड़े लाल रंग की दिखाई देती है ना, इस साइड में जो लाल रंग की दिखाई देती है वो होती है वृक्कीय धमनी। क्या होती है दोस्तों? वो वृक्कीय धमनी। ठीक है, और इस साइड में जो कुछ नीले रंग की दिखाई देती है, इस साइड में जो कुछ नीले रंग की दिखाई देती है इस प्रकार से, उसे अपन क्या बोलेंगे? वृक्कीय शिरा। उसे क्या बोलेंगे अपन दोस्तों? वृक्कीय शिरा बोलेंगे। ठीक है, क्या होती है ये? वृक्कीय शिरा। ठीक है, इसे बोलेंगे अपन वृक्कीय शिरा बोलेंगे। अब देखिए, अब ये जो भीतर का जो दबा हुआ भाग है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मैंने बताया आपको, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है, अब ये जो दो नलिकाएं हैं ना, ये है मूत्र वाहिनी। क्या है ये? मूत्र वाहिनी। ठीक है, ये क्या है? मूत्र वाहिनी। ठीक है, और ये जो नीचे जो थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, जिसे बोलते हैं अपने मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय या यूरिन ब्लैडर। मूत्राशय या यूरिन ब्लैडर। और जिसका अंतिम भाग है ना, वो संकड़ा होकर किसका निर्माण करता है दोस्तों? मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों? मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। क्लियर है बात है? तो ये किसके भाग थे? मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग थे। एक बार ध्यान से देख लीजिए, वृक्कीय किडनी, वृक्कीय किडनी, दूसरा है वृक्कीय शिरा, तीसरा है वृक्कीय धमनी, चौथा है मूत्र वाहिनी, पांचवा है मूत्राशय और छठा है मूत्र मार्ग। और इनके ऊपर है ना, यहाँ पर इस प्रकार से किडनी के ऊपर क्या उपस्थित होती है? अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? अधिवृक्क ग्रंथि। जैसे क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है हाँ, तो ये था मानव उत्सर्जन तंत्र। इसके भाग और इसके विभिन्न भागों का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।